माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जल शक्ति मंत्रालय राजभूषण चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ अरुण साव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश मुकेश अग्निहोत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री कर्नाटक DK शिवकुमार जी, सचिव जल शक्ति मंत्रालय सुश्री देवाश्री मुखर्जी जी, सचिव पेयजल भारत सरकार अशोक कुमार मीणा जी, भारत के विभिन्न राज्यों से पधारे माननीय मंत्रीगण, सभागार में उपस्थित सभी अधिकारीगण, सभी प्रतिभागी, मीडिया के मेरे साथी बंधु, सबसे पहले तो मैं, क्योंकि ये द्वितीय अखिल भारतीय जल मंत्री सम्मेलन राजस्थान में है, मैं इस राजस्थान की शक्ति की और भक्ति की इस भूमि पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ये राजस्थान का ऐसा नगर है, इसको झीलों की नगरी कहा जाता है। आप इस झीलों की नगरी में पधारे हैं, निश्चित रूप से हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं CR पाटिल जी को कि उन्होंने ये कार्यक्रम यहां रखा है। आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राज्य जल मंत्रियों के दूसरे सम्मेलन के आयोजन के लिए आपने उदयपुर को चुना है। मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जैसा मैंने कहा CR पाटिल जी का आभार व्यक्त करता हूं कि इस विभाग में और जल संचय के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अलग से जल शक्ति मंत्रालय बना करके देश की जल की समस्या को समझा और उसको समझते हुए उसको समाधान के लिए आगे बढ़ते हुए उन्होंने काम किया। 2047 में जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा तब हमारा देश कैसा होगा, इसकी एक रूपरेखा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 के रूप में हमारे सामने रखी है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 का सपना हम सभी देख रहे हैं। हम सपने को साकार करने में जल आत्मनिर्भरता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में जल राज्यों का एक विषय है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों ने जल को राज्यों के बीच समन्वय एवं सहयोग का विषय बना दिया है। इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि हमारे संविधान निर्माताओं के सहयोगात्मक संघवाद की जो परिकल्पना की थी, उसका मन, वचन एवं कर्म से पालन करने का कार्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। राज्य जल मंत्रियों का ये सम्मेलन भी उसी भावना की जीती जागती एक मिसाल है। प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच ने हमें जल जीवन मिशन और नदियों को जोड़ने की परियोजनाएं जैसी योजना दी, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संकट को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने जल संरक्षण को देश के विकास के एजेंडे में सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। और सर्वोच्च प्राथमिकता क्योंकि उन्होंने एक मंत्रालय इसके लिए अलग से बनाया और उसकी योजनाओं को प्रभावी रूप से क्रियान्वित के लेकर काम कर रहे हैं। इन योजनाओं के दूरगामी प्रभाव न केवल गांव-गांव में शुद्ध जल उपलब्ध कराएंगे, बल्कि कृषि, उद्योग और पर्यावरण संरक्षण को भी
बढ़ावा देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने देखा होगा घटते हुए जंगल, वन, सिकुड़ती हुई नदियां, कम होते हुए हमारे पहाड़, ये हमारे पर्यावरण के लिए घातक हैं। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि जिस तरह से हमारे संस्कृति में, हमारे विचार में, हमने जो हमारे ऋषि मुनियों ने, क्योंकि हम नदियों को पूजते हैं, हम पहाड़ों को पूजते हैं, हम वृक्षों को पूजते हैं, उसका ये सटीक उदाहरण है कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, हमारी प्रकृति को संचय करने के लिए यह आवश्यक है कि हम उनको संरक्षित रखें और संरक्षित रखते हुए हमारे आने वाली पीढ़ी को हम उनको ठीक प्रकार से जीवन जीने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, और हमारा पर्यावरण भी अच्छा रहे और हमारा पानी भी मिले, उसके लिए हम काम करें। माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री महोदय का सानिध्य मिलना राजस्थान के लिए शुभ है। हमारे प्रदेश सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमें उनका सानिध्य मिला, तब प्रदेश को राम जल सेतु लिंक परियोजना की सौगात मिली थी। और वो यह कोई सामान्य परियोजना नहीं है, प्रदेश के जीवन रेखा है। यह परियोजना प्रदेश के 17 जिलों में 4 लाख हेक्टेयर में सिंचाई और 3 करोड़ से अधिक आबादी के पेयजल उपलब्ध कराएगी। और मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कभी कभी हमारे राज्यों का इस तरह का रवैया रहता है कि वो 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 50 साल से हमारी नदियों में पानी बह करके जा रहा है, उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और उपयोग इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी सोच, हमारा विचार इस तरह का बन गया है कि अगर हम ये करेंगे तो हमको नुकसान जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो नदियों का पानी बेकार जा रहा है, गांव का पानी जा रहा है, खेत का पानी जा रहा है और वो जाकर के समुद्र में पूरी तरह से समा रहा है, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि हम उसका उपयोग कितना कर सकते हैं। हम उसका उपयोग ना करके हम दूसरी दिशा में जा रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारी मानवता के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, जब तक हम जल संचय का उपयोग ठीक प्रकार से नहीं करेंगे, नदियों से नदियों जोड़ने का काम देश के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, और मैं कह सकता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कहा वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको करके दिखा रहे हैं और वो काम प्रगति पर चल रहा है। आज हम देख सकते हैं कि माननीय मोदी जी और CR पाटिल जी की प्रेरणा से कर्म भूमि से मातृभूमि कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। और यह कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है तो सरकार सिर्फ उसका सहयोग कर रही है, लेकिन वो कर्म भूमि से मातृभूमि में जो हमारे उद्योगपति हैं, जो हमारे ऐसे लोग हैं जो कभी प्याऊ लगाते थे, बावड़ी बनवाते थे, तालाब बनाते थे, कुआं बनाते थे, जिनके लिए पानी की संचय की व्यवस्था होकर के जन को पानी पिलाने का काम करते थे, ऐसे ही वो लोग आज निकल करके आए हैं। क्योंकि मैं इसलिए कह सकता हूं कि राजस्थान में पानी की जो किल्लत है और पानी की जो परेशानी, राजस्थान से ज्यादा कोई भी प्रदेश शायद नहीं जान सकता है। लेकिन हमें लगता है कि जिस तरह से हमारा कर्म भूमि से मातृभूमि जो हमारा कार्यक्रम बढ़ रहा है, हमारे गांव का वो व्यक्ति जो कई साल पहले अहमदाबाद, बंबई, चेन्नई, जहां भी वो चला गया, उस व्यक्ति के माध्यम से वो अपनी कर्म भूमि जहां काम करता है, अपनी मातृभूमि में आ रहे हैं। और उन्होंने योजना बनाते हुए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं CR पाटिल जी को। जैसे सूरत के अंदर कार्यक्रम हुआ था, हमारे 45,000 गांव हैं, 45,000 गांव में 1,60,000 ट्यूबवेल लगाने का काम, जल संचय का काम हमने हाथ में लिया है। और वही कर्म भूमि से मातृभूमि के लिए काम हो रहा है। यह बहुत बड़ा काम है। अभी तक हमारा 60,000 लगा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में इसकी गति बढ़ेगी। गति बढ़ते हुए मई तक हम सोच रहे हैं कि हमारा 1 लाख से ऊपर भी हमारा टारगेट वो पूरा होगा। यह ऐसा काम है कि जो पानी वेस्ट जाता है उस पानी का संचय हम किस तरह से करें, उससे हमारे पर्यावरण में सुधार होगा, क्योंकि हमारा वाटर लेवल बढ़ेगा तो हमारा वृक्षारोपण भी ज्यादा से ज्यादा होगा। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं और मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि हमारे उन 45,000 गांवों में जिस तरह का काम हो रहा है, यही नहीं, हमारा राजस्थान
जो पानी के लिए कभी इस तरह की स्थिति थी कि पानी को नहीं था, तो इसलिए हमारे लोग कई बाहर चले जाते थे। लेकिन हमें लग रहा है हमारे आपके प्रयासों से ही हमारा ऐतिहासिक यमुना जल समझौता संभव हो पाया है, जिससे शेखावाटी क्षेत्र में भरपूर जल उपलब्धता सुनिश्चित होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन के रूप में एक भागीरथी प्रयास किया है। इसका लाभ आज राजस्थान के भी करोड़ों लोगों को मिल रहा है। हमारी सरकार शेष परिवारों को नल कनेक्शन देने के लिए भी तेजी से कार्य कर रही है। इस मिशन के लिए राजस्थान को केंद्र सरकार का जो भरपूर सहयोग मिल रहा है, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और जल शक्ति मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। राजस्थान की 8 करोड़ देवतुल्य जनता की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। जल आत्मनिर्भरता के इस प्रयास में राज्यों का आपसी सहयोग भी अत्यंत आवश्यक है, और जब तक एक दूसरे राज्य का सहयोग नहीं होगा हम उसको मूर्त रूप नहीं दे सकते। मैं विशेष रूप से पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना में मध्य प्रदेश और यमुना जल समझौता में हरियाणा के सहयोग का उल्लेख करना चाहूंगा। यह केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश और हरियाणा के सहयोग का ही परिणाम है कि इन योजनाओं के माध्यम से जल संसाधनों के कुशल उपयोग का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार सहित दोनों राज्यों की सरकारों को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। आज का ये आयोजन राजस्थान में वाटर विजन 2047 के अंतर्गत हो रहा है। मैं इसके लिए केंद्रीय मंत्री श्री CR पाटिल जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। राजस्थान जो पानी की एक एक बूंद को सहेजने की अपनी परंपरागत विधियों के लिए सदियों से जाना जाता है, इस आयोजन के लिए उपयुक्त स्थान है। जल बिन जीवन कष्ट भरा, जल ही जीवन सार, सहजो हर एक बूंद को यही जीवन का आधार। क्योंकि हम राजस्थान के जो लोग हैं उनसे ज्यादा जल के बारे में कोई नहीं जान सकता। आपने देखा होगा जितने भी हमारे बड़े शहर हैं उनकी जो प्रोग्रेस है वो नदी के किनारे के होने के कारण है। जो शहर नदियों के किनारे हैं उनकी उतनी ही प्रोग्रेस है। जहां पानी होगा वहां विकास भी होगा। ये हमारा जल विकास का आधार भी है, पर्यावरण का आधार भी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जल का महत्व आज से नहीं बल्कि सृष्टि के सृजन से ही रहा है। हमारे वेदों में भी जल को माता के समान बताया गया है। यह जल प्राणियों का वैसे ही पालन पोषण करता है जैसे एक माता अपने बच्चों को दूध पिलाकर करती है। हमारे अभिलेखों में जल को ब्रह्मा की संज्ञा दी गई है और ये इसे चराचर जगत का बीज भी कहा गया है। राजस्थान में बावड़ी, जोहड़, टांका जैसी परंपरा को संरक्षण विधियां सदियों से इस रेगिस्तान भूमि को जीवन प्रदान करती आई हैं। इन विधियों के माध्यम से कम पानी में अधिक फसलें उगाने की कला राजस्थान की धरोहर है। आज हम सब यहाँ राजस्थान की उस परंपरा को आधुनिकता के साथ जोड़कर भारत के जल भविष्य को लेकर एक महत्वपूर्ण चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं। जल आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें एक सुव्यवस्थित रोड मैप की आवश्यकता है, जिसमें कृषि जल प्रबंधन, शहरी जल प्रबंधन, तकनीकी नवाचार जैसे प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। और ये जब तक हम उस रोड मैप को तैयार नहीं करेंगे, हर राज्य का, हर जिले का एक रोड मैप होगा कि इसकी पानी की व्यवस्था किस तरह से होगी। हमें हमारे नदियों को जोड़ना भी है, उसमें एनीकट बनाते हुए मोड़ना भी है। हमें कहाँ आवश्यकता है इसकी संरचना भी करनी है। कई इस तरह के जिले होते हैं जहां पानी की ठीक प्रकार से व्यवस्था नहीं होती है। उन जिलों को हम किस तरह से जोड़ें, ये योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा जल शक्ति मंत्रालय बना रहा है। लेकिन बिना राज्यों के ये संभव नहीं है। हमारे राज्यों की व्यवस्था इस तरह से हो कि हम 5 साल के लिए नहीं, क्योंकि अब तक जो हमारी योजना बनती आई है वो हम पूर्ति के लिए बनाते हैं। 4 साल 5 साल के लिए देखते हैं कि हमारी जल पूर्ति कैसे होगी। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है आगे के 2047 तक विकसित भारत का, और हमें जो योजना बनानी है वो 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए हमारी योजना बने, जिस योजना से हमारा जनसंख्या का अनुपात बढ़ता है, हमारे पशुधन का अनुपात बढ़ता है, पर्यावरण की आवश्यकता होती है, उद्योग की आवश्यकता होती है। उन मापदंडों के आधार पर अगर हमारी योजना बनेगी, काम भले उसका चरणबद्ध तरीके से हो जाए, लेकिन योजना हमारी
पहले उस आधार पर अगर बनेगी तो निश्चित रूप से हमारे सभी राज्यों का इस जो हमारी सेमिनार है इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। हमें इसको पूरी तरह से प्रमुख पहलुओं को ध्यान में रखते हुए केंद्रित करते हुए हमें बनाना पड़ेगा। कृषि जल प्रबंधन की बात करें तो सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का अधिकतम उपयोग करके इस दिशा में बड़ा सुधार किया जा सकता है। राजस्थान जैसे शुष्क प्रदेश में जहां जल की उपलब्धता सीमित है, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रही है। इन तकनीकी के उपयोग से 50% तक पानी की बचत संभव है, जिसमें फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है। हमें जल को बचाना भी है। जल को ठीक प्रकार से उपयोग कैसे हो सकता है, इस पर भी हमें संगोष्ठी करनी चाहिए। गांव गांव में हमें इसके लिए एक अभियान भी चलाना चाहिए। जल संचय और जल की उपयोगिता को देखते हुए उस पर जल को बचाने का भी काम हमें करना चाहिए, जिससे फसलों की उत्पादकता भी बढ़ेगी। पानी की कम जरूरत वाली फसलों को बढ़ावा देकर भी पानी की कुशल उपयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है। कम पानी में उगने वाली फसलों जैसे बाजरा, जौ और दालों की खेती को प्रोत्साहन करना चाहिए। इससे न केवल जल की बचत होगी बल्कि किसानों को की आय में भी वृद्धि होगी। आय में वृद्धि इसलिए होगी कि जो कम पानी की जो फसलें हैं वो आज कम दिखती हैं, लेकिन उसका हम अगर ठीक प्रकार से उन फसलों को हम बोएंगे तो किसान को भी उसका फायदा मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न योजना शुरू की है। इसमें पौष्टिक आहार मिलने के साथ ही जल बचत में भी मदद मिलेगी। और आप देखते हैं जो जिस फसल को कम पानी चाहिए वो श्री अन्न में अधिक फसल है। आप किसी फसल को निकाल लीजिए। शहरी जल प्रबंधन एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि एक स्थान पर अधिक जनसंख्या की वजह से जल की मांग और आपूर्ति सदैव चुनौती रहती है। उस चुनौती को भी हम स्वीकार करें, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी एक कॉलोनी में कितने पाइप, कौन सा पाइप हमारा कितना पानी दे सकता है, तो हम उसी पे आधारित होते हुए डालते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि आने वाले 1 साल में 1.5 साल में उस जनसंख्या का अनुपात उससे कई गुना हो गया, तो हमें सारी संरचना दोबारा करनी पड़ती है। इसलिए हमें उसको ध्यान में रखते हुए कि हमारी जनसंख्या का अनुपात अगले 5 साल में कितना होगा, अगले 10 साल में कितना होगा, अगर उस आधार पर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे अर्थ की भी बचत होगी और हमारी उस व्यवस्था को भी एक अच्छा मार्ग मिलेगा, जिससे हम उसको ठीक प्रकार से कर सकेंगे। इसके लिए शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक घर और सार्वजनिक इमारत में वर्षा जल संचयन प्रणाली की स्थापना के लिए एक जन जागरूकता पैदा की जानी चाहिए, जिसमें भूजल स्तर में सुधार होगा और पानी की कमी की समस्या का समाधान संभव होगा। साथ ही सीवरेज के पानी को शुद्धिकरण का एवं पुनः उपयोग में के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे शहरी क्षेत्रों में पानी की मांग को पूरा किया जा सकता है। हमारा वेस्टेज पानी कितना जाता है, हमारा वो पानी कितना नुकसान भी करता है, उस पानी को अगर हम ट्रीट नहीं करेंगे सीवरेज के द्वारा, उस सीवरेज के पानी को, तो उसका ठीक प्रकार से उपयोग नहीं हो पाएगा। इससे शहरी क्षेत्रों में पानी की मांग को पूरा किया जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि हमें परंपरागत तरीकों के साथ ही तकनीकी नवाचार भी ध्यान केंद्रित करना होगा। इसके लिए जल गुणवत्ता स्रोतों की निगरानी हेतु तकनीकी का उपयोग कर एक सिस्टम विकसित किया जा सकता है, जिससे जल प्रबंधन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी। इन पहलों के माध्यम से हम संयुक्त राष्ट्र द्वारा परिभाषित सतत विकास लक्ष्यों में से एक सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। राजस्थान सरकार भी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत जल संरचनाओं का संरक्षण करते हुए वर्षा जल को सहेजने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। इस अभियान के अंतर्गत पारंपरिक जल संरक्षण तकनीकी जैसे खडीन, टांका, नाडी पुनरुद्धार किया जा रहा है, जिससे राज्य में जल की उपलब्धता में सुधार हो रहा है। रईमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। अतः हमें जल संरक्षण के इन उपायों को अपनाकर जल आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर होना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य प्रदान किया जा सके। वो हर दृष्टि से, चाहे वो जल की दृष्टि से हो, पर्यावरण की दृष्टि से हो, एक हमारा सुरक्षित प्रदेश रहे,
सुरक्षित हमारा देश रहे, ये हमारा जो सम्मेलन है निश्चित रूप से इस ओर मील का पत्थर साबित होगा। मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं कि इसमें बृहद योजना बनाते हुए हमें इस काम में अगर लगेंगे तो निश्चित रूप से इसके परिणाम साकार होंगे। आप सभी इस कार्यक्रम में यहाँ पधारे हैं, पुनः आप सभी को इस शक्ति की भक्ति की धरती पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।